मुल्क में जहां सियासी और इंतखाबी गहमा गहमी जारी है, वहीं एक मामला ये भी जेर बहस है और वो है इदारों की निजकारी का। निगरान हुकूमत ने निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त में इदारों की तादाद 27 से कम करके 26 कर दी है। तवानाई के शोबे के सबसे ज्यादा 14 इदारे निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। फाइनेंस और रियल एस्टेट से मुताल्लिका 4 इदारे निजकारी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के 3 इदारों के अलावा PIA भी निजकारी फहरिस्त में शामिल है। 10 बिजली की तकसीम कार कंपनीज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क भी निजकारी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान स्टील मिल्स को निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। हालांकि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में स्टील मिल्स और PIA की निजकारी तवील अरसे से सबसे ज्यादा जरूरी करार दी जाती रही है। निगरान वजीर बराए निजकारी ने स्टील मिल को डेड असासा करार देते हुए कहा कि स्टील मिल्स की अब न बहाली मुमकिन है और ना ही निजकारी। स्टील मिल्स को बंद करके एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाने की तजवीज़ मौजूद है। सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन ने सेनेट की कायमा कमेटी सनत और पैदावार के इजलास में तफसीलात पेश की और बताया कि गुज़श्ता साल स्टील मिल के माली नुकसानात 206 अरब थे और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से इसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा। स्टील मिल गुज़श्ता 8 साल से बंद पड़ी है, लेकिन सालाना 30 अरब रुपए का बोझ कौमी खजाने पर पड़ रहा है। स्टील मिल 110 अरब रुपए की मकरूज है, जिस पर 18 अरब सालाना सूद अदा करना पड़ता है। सालाना 2.5 अरब रुपए तनख्वाहों और पेंशन की मद में जाते हैं। बंद स्टील मिल पर भी सालाना अरबों रुपए के अखराजात आ रहे हैं। कोई इसका खरीदार नहीं मिल सका, जिसके बाद इसे निजकारी की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। माजी में भी स्टील मिल को कई मरतबा निजकारी फहरिस्त में शामिल किया और फिर निकाला जाता रहा। कभी खरीदार नहीं मिलता तो कभी दीगर वजूहात आड़े आ जाती हैं। ये सारी कहानी उसी स्टील मिल की है जिसने 1981 से 2007 तक मुल्की बैंकों से लिया गया 25 अरब रुपए का कर्जा वापस करने के अलावा 114 अरब रुपए टैक्सों की सूरत में वफाकी हुकूमत को अदा किए थे। फौलाद साजी के अलावा 165 मेगावाट का सस्ता बिजली का प्लांट नस्ब किया गया था, मगर आज उसको बंद हुए 8 साल हो गए। खरीदार दस्तयाब नहीं, मगर मुल्की मईशत पर बोझ जूं का तूं जारी है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे, पैनल के सामने सवाल रखेंगे। निजकारी का आधा अधूरा प्रोग्राम, कई सरकारी इदारे सफेद हाथी, सियासी जमातों की सियासी मजबूरियां काबिल फहम, क्यों निगरान हुकूमत के लिए भी निजकारी प्रोग्राम मुश्किल हो चुका। सैगम साहिब, क्या वजूहात हैं? क्योंकि 4 माह तो हो गए निगरान हुकूमत को, 1.5 महीने बाद इलेक्शन हो जाएगा, अगली हुकूमत होगी, तो क्या कहा जाए, क्या मुश्किलात दरपेश है निगरान हुकूमत को? उर्दू के एक बहुत मारूफ शायर हैं, बहुत बड़े शायर, नून मीम राशिद। उनकी एक नज़म है अंधा कबाड़ी, और उसमें कबाड़ी जो है वो अंधा भी है और बेचता भी वो ख्वाब है। तो कभी कभी महसूस होता है कि हमारे जो मालिकान हैं ना, ये भी कबाड़ है, कबाड़ी हैं और कबाड़ पर बैठे हैं। एक ऐसे मुल्क में जहाँ हीरे और जवाहरात रुल रहे हैं, जहाँ पे 2.5 करोड़ बच्चा सड़कों पर फिर रहा है, सरकारी डिस्पेंसरियों में डिस्प्रीन नहीं है, स्कूलों में चाक नहीं है, डस्टर नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, वहाँ 1000 अरब रुपया हर साल ये कबाड़ पर उड़ा देते हैं, जिसको कहते हैं SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। यानी वो एंटरप्राइजेस, वो कारोबार जो मुल्क की मलकियत हैं और असल में ब्यूरोक्रेसी की मलकियत है या सियासतदानों की मलकियत है। देखिए, जो निगरान हुकूमत है, इसके अगर मामलात देखें तो जिस तरीके से जो आपने इदारे बताए, उसको जिस तरीके से फैलाया गया है कि किसी इदारे की निजकारी किसी ने करनी है, किसी इदारे की निजकारी किसी ने करनी है, और किसी का भी होमवर्क मुकम्मल नहीं है, किसी के अंदर भी वो सीरियसनेस नहीं है, ओवरऑल प्लान नहीं है। फवाद हसन फवाद के पास रह जाती है स्टील मिल और PIA, जिसकी तरफ हम सब देख रहे हैं कि वो प्राइवेटाइज करेंगे। स्टील मिल के बारे में वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये 1940 की टेक्नोलॉजी है, 1973 में लगी, अब इसकी उम्र गुजर चुकी है। जितना इसकी बहाली पर पैसा लगेगा, उससे कम पैसे में इससे 10 गुना बड़ी मॉडर्न बेहतरीन स्टील मिल लग सकती है, जो बहुत कम ज़मीन पर लगेगी, और सैकड़ों अरब रुपए की वो ज़मीन है, वो ज़मीन भी बच जाएगी। अब आप अलमिया देखिए कि 2006 में इसकी प्राइवेटाइजेशन हो चुकी थी जी, जब हमारे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को पता नहीं क्या उनको बुखार चढ़ा कि उन्होंने इसको रोक दिया।
अब एक स्टेप आप आगे जाइए। शायद आपने रात को मोहम्मद जुबैर साहब का इंटरव्यू सुना हो, बिल्कुल, जो मुस्लिम लीग के प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोग्राम था उसके इंचार्ज थे 2008 में जो उनकी हुकूमत बनी थी। अब वो ये बताते हैं कि स्टील मिल, पीआईए और फेस्को जो फैसलाबाद की जो पार की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इसको प्राइवेटाइज करने के तमाम इंतजामात कर लिए गए थे, बहुत मेहनत की थी, बायर्स मौजूद थे आज 2013 में। बिल्कुल। और टांग किसने अड़ाई? जी उस हुकूमत में। जी बिल्कुल। और इसहाक डार साहब ने कहा कि नहीं जी जान दो, फिर कर लांगे। तीनों मामला फिर उन्होंने अलग-अलग बताया कि हर पे इसहाक डार साहब का जवाब था कि अभी नहीं, नॉट द राइट टाइम। अभी नहीं। और वो कहते हैं कि मैं ये कहता रहा कि ये अब वक्त निकल गया तो फिर ये वक्त नहीं आएगा। और उन्होंने ठीक कहा था। आप देखिए हमारे मालिकान को, अंधे कबाड़ियों को। ज़ैगम साहब मुख्तसर जरा इसको कमेंट कीजिएगा। फिर साउथ एशिया का पहला मुल्क पाकिस्तान था जहां पे नवाज शरीफ की हुकूमत में प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए, निजकारी की तरफ। फिर भारत ने उसको फॉलो किया। अगर 2013 में नून लीग की हुकूमत थी और उस वक्त ये गुफ्तगू हो रही थी और निजकारी की तरफ बढ़ रहे थे, ये क्यों ना बढ़ पाए? तो फिर तो ये क्या बदल गई वो हुकूमत, तरीकाकार बदल गया, निजकारी की प्रायोरिटीज चेंज हो गई उस हुकूमत के लिए। अब यहाँ पे देखना पड़ता है ना कि क्या नवाज शरीफ की हुकूमत के पास कोई ओवरऑल विजन था, या सिर्फ उन 2-3 चीज़ों को प्राइवेटाइज करने में दिलचस्पी रखते थे? क्या उन्होंने सिर्फ हबीब बैंक और एमसीबी ही प्राइवेटाइज करना था, या उनके पास एक ओवरऑल विजन था कि पाकिस्तान को एक नए रुख पर जाना है? अगर उनके पास एक मुकम्मल विजन था पाकिस्तान की मईशत को ट्रांसफॉर्म करने का, ठीक है, तो फिर इस काम को क्यों रोका गया? या फिर आप मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को इल्जाम ना दें, मुस्लिम लीग नवाज ये कह दे कि हमारे जो चहीते फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये काम अपनी मर्जी से कर दिया था। ठीक हो गया। मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी के खिलाफ सवाल तो वो बनता है ना कि हम 10 साल बाद भी, शहजाद साहब, एक मुनाफा बख्श इदारा 81 से 2007 तक और फिर 15 के बाद से बंद पड़ा। अब बार बार निजकारी की कोशिश करते हैं, अब तो करीबन 16-17 साल हो गए, लेकिन ना निजकारी हो पाती है ना ये मामला हल हो पाता है। अब सार साहब ने पॉइंट उठाया, बदनीयती है, नाअहली है, हम कर नहीं पाते हैं। देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब का तो जिक्र हो गया। मैं 2 और ऐसे जो हैं एंटिटीज हैं उनका आपसे जिक्र करता हूं कि क्यों ये काम नहीं हो पा रहा या क्यों नहीं हुआ आज तक। उसमें सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट है और मैं वजह बताता हूं आपकी उसकी क्या है, और दूसरी हमारी सियासी पार्टियां हैं। ये 2 बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़े मोरे हैं जो ये काम नहीं होने देते। एस्टैब्लिशमेंट, देखिए, कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं फैमिली सिल्वर, जिसको कि औखे वेले दा गहना। तो समहाउ दिमागों में ये बात है कि जब आपके पास जो फैमिली सिल्वर पड़ा हुआ है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये मुश्किल वक्त का गहना है। अब हुआ ये है कि उसमें से इतनी चोरी हो चुकी है उस फैमिली सिल्वर में से, और ये खुद चुराते रहे हैं सबके सब, और उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि अब कुछ वहां बचाने के लिए भी नहीं रह गया, लेकिन आदत पड़ी हुई है कि फैमिली सिल्वर को। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। पीआईए में, यानी मैं खुद चूंकि जब एयरफोर्स में था तो आपको पता है शाहीन एयरलाइंस पीएफ ने स्टार्ट की थी 1998 में। जब मैं इस मीटिंग में बैठा जहां पर कि शाहीन एयरलाइन के मामला, तो मैंने कहा आप चला कैसे रहे हैं, क्योंकि वो शाहीन एयरलाइन शाहीन फाउंडेशन को खा गई थी। यानी हर कोई आता था, अपने 2 साल 3 साल लगाता था, पैसा शाहीन फाउंडेशन से लेकर उसमें लगाता था और गर्क करके, और कोई बाहर से गोरा आके उनके साथ मिलकर खा के आगे पीछे गायब हो जाते थे सारे। शाहीन एयरलाइन 2004 में मैंने 5 साल 6 साल जब मुझे मौका मिला, उसके बाद हमने उसका बिल्कुल उसको प्राइवेटाइज करके बेच दिया। मैंने कहा ये $1 में भी बिके तो इसको बेच दिया जाए। 2019 में एक शख्स मेरे पास आया, वो चेयरमैन बनने जा रहा था पीआईए का, कि सर मुझे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा इससे बड़ी बेवकूफ़ी तुम और पाकिस्तान का नुकसान नहीं करोगे अगर तुम ये काम करोगे। अगर कुछ करना चाहते हो तो जाके पीआईए से जान छुड़ाओ, इसको प्राइवेटाइज करो, ये नहीं बच सकती, अनसस्टेनेबल है ये चीज। बहरहाल एक वो एलिमेंट हो गया। अब आ जाइए सियासी पार्टियों पे। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि इस लिस्ट में नहीं आती और गवर्नमेंट का रेगुलेटरी इदारा है, वहां पे एक डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी पोस्ट होता है। 10 दिन के बाद, हफ्ते दिन बाद कराची से, आपको पता है मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, नाम लूंगा तो उनके साथ अब पाकिस्तान लगा हुआ है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कॉल आती है उस आदमी को, वेलकम टू कराची, हमारे बहुत सारे लोग आपके साथ मुलाजमत करते हैं, उम्मीद है आप उनका ख्याल रखेंगे। वो उसने मुझसे बात की, मैंने कहा खामोशी के साथ, तू अकेला आदमी है, तुझे उड़ा के रख के किसी बोरी में डाल देंगे, बचाओ अपने आप को।
2 साल जिस तरह तुम्हारे पहले निकलते रहे हैं वहां से, तुम भी निकल आओ, कोशिश करो। ये हालात हैं। ठीक। पीआईए और स्टील मिल, ये गढ़ हैं सियासी पार्टियों की, पार्किंग लॉट्स हैं। अगर वो उनका फैमिली सिल्वर है तो ये उनका पार्किंग लॉट है। ठीक है, जिस बंदे को नौकरी चाहिए इसमें डाल दो। ठीक है शहजाद साहब, वैलिड पॉइंट। एक जानिब फैमिली सिल्वर और दूसरी तरफ पार्किंग लॉट। इफ्तिखार साहब, एफिशिएंट इदारे हों तो ठीक है, चलते रहे, मगर बीमार इदारे इतना बड़ा बोझ कब तक उठाएंगे? पार्किंग लॉट्स को ये एस्टेब्लिशमेंट उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक देती? ये एस्टेब्लिशमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के बाहर फेंक देती है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट्स को उठा के बाहर फेंक देती है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फैमिली सिल्वर है, फैमिली सिल्वर के तहत मुंतखब होने वाले लोगों को हथकड़ियाँ पहना के जहाज़ों में उनके बेड़ियाँ भी पहनाने की कोशिश करती है। तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है? कौन सा फैमिली सिल्वर? अब क्या रह गया स्टील मिल के पास? ज़मीन वो भी बिक चुकी है, आधी औने पौने। किसी के पास है, हम चारों के पास स्टील मिल की ओरिजिनल जो ज़मीन है उसकी डॉक्यूमेंट, और आज जितनी ज़मीन है उसके पास उसकी डॉक्यूमेंट्स किसी के पास हैं? बात ये है कि हम तबाही का खेल कर रहे हैं जानबूझ के। और मुझे तो आज एक बहुत फ़ायदा हुआ इस प्रोग्राम में शिरकत करके। मेरा सवाल है इसहाक डार और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, आप ही के पार्टी के एक रुकन ने जो सूरत हाल पेश की है एक इंटरव्यू में, अगर वो दुरुस्त है तो इसकी ज़िम्मेदारी फिर किस पे आयद होती है? और जबकि हम इंतखाबात में जा रहे हैं तो ये बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि इस प्राइवेटाइजेशन के अमल के हवाले से आने वाले पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी तौर पे काफ़ी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो क्या ये मुमकिन होगा कि सवाल का जवाब दिया जाए? अगर ये गलत है, इल्ज़ाम है, तो खुल के बात की जाए। ठीक हो। और अगर ये इल्ज़ाम नहीं है तो वो वजूहात बताई जाएँ कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपको रोका था कि ये प्राइवेटाइजेशन का अमल बंद किया जाए? क्योंकि हम एक जज का नाम तो लेते हैं, उस जज ने बहुत बड़ी गलती की थी। क्या उस जज के अलावा एस्टेब्लिशमेंट भी थी रोक रही? और ये रोजवेल्ट है, क्यों नहीं बेचते आप इसको? ठीक हो। ये सिल्वर क्या कहते हैं? वो सिल्वर क्या, वो उसको कह रहे हैं फैमिली सिल्वर। इस फैमिली सिल्वर का क्या करेंगे आप? बेचें इसको। और ये बात सही है, सियासी पार्किंग लॉट, ये बात सही है कि सियासी जमातों के लोग मुतासर होंगे। क्या कोई स्टडी ऐसी हुई कि कितने लाख या कितने हजार लोग मुतासरीन में से होंगे? ठीक है जी। देयर आर फ्यू थिंग्स जिस पे हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए। जमीन कितनी है, मुतासर कितने होंगे, अगर बेच दिए पैसे कितने मिलेंगे, उस पैसों का फायदा क्या होगा?